नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तूलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम देखेंगे मधुबनी लोक कला को, जो कि बिहार की प्रसिद्ध लोक कला है, और जानेंगे कि इसका उद्भव और विकास कैसे हुआ और ये अपने प्राचीन काल से आज वर्तमान काल में किस प्रकार विकसित हुई है और इसे क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है मधुबनी लोक कला, जो बिहार की काफ़ी प्रसिद्ध लोक कला है। तो देखिए, जैसे हम हर टॉपिक को समझने के लिए भौगोलिक और ऐतिहासिक तथ्यों में उसको डिवाइड करते हैं, तो ठीक हम आज इस टॉपिक को भी, इस लोक कला को भी हम दो भागों में विभाजित करके इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पहला तथ्य है इसका, मधुबनी चित्र बिहार के मधुबनी और दरभंगा में बनाई जाती है। तो देखिए, यहाँ पर जो दो ज़िले हैं, यहाँ पर मधुबनी और दरभंगा ज़िला, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मधुबनी चित्र बनाए जाते हैं, मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है। हालांकि अब बिहार के अन्य ज़िलों में भी मधुबनी बनाई जाने लगी है, लेकिन प्रारंभिक रूप से बिहार के मधुबनी और दरभंगा में ये चित्रकारी की जाती थी, और इसी मधुबनी ज़िले के कारण ही इस पेंटिंग का नाम मधुबनी लोक कला पड़ा। अब देखिए, इसका ऐतिहासिक या पौराणिक तथ्य अगर हम देखें तो मधुबनी चित्रों का आरंभ त्रेता युग से माना जाता है। यानी राजा जनक ने सीता के विवाह के अवसर पर मिथिला की महिलाओं से मधुबनी चित्रों को बनवाया था। वहीं से मधुबनी चित्रों का बनना आरंभ हुआ। अब देखिए, यहाँ पर मधुबनी जो चित्र है, मधुबनी लोक कला है, इसका अन्य नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो मधुबनी चित्र कला का जो अन्य नाम है वह है मिथिला पेंटिंग। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। और मिथिला पेंटिंग इसको इसलिए कहा गया क्योंकि राजा जनक ने, जब सीता जी का विवाह हुआ था राम चंद्र जी के साथ में, तो उन्होंने पूरे मिथिला को सजाने के लिए जो चित्र बनवाए थे वो मधुबनी चित्र ही थे। तो इसलिए जो है, इस पेंटिंग को मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। तो ये ऐसा वर्णन हमें वाल्मीकि रामायण में भी प्राप्त होता है, जहाँ पर राजा जनक सीता के विवाह के लिए पूरे मिथिला नगर को जो है मधुबनी चित्रों से सजाने का आदेश देते हैं, और वहाँ की महिलाओं के द्वारा इन चित्रों को बनाया जाता है। प्राचीन समय में मधुबनी भित्ति पर बनाई जाती थी। ठीक है, अब देखिए, प्राचीन समय में मधुबनी जो पेंटिंग है वो दीवार पर बनाई जाने वाली एक कला थी। मधुबनी को मिथिला लोक शैली के नाम से भी जाना जाता है। मधुबनी धार्मिक आस्था व विश्वास का प्रतीक भी है। तो ठीक जैसे हमने फड़ लोक कला में देखा था कि जो फड़ लोक कला है वो भी एक धार्मिक आस्था और विश्वास का प्रतीक थी, तो इसी प्रकार मधुबनी के जो चित्र थे, जो प्रारंभिक चित्र थे, वे धार्मिक आस्था और विश्वास के प्रतीक थे। अब देखिए, यहाँ पर एक तथ्य निकल के आता है, जितनी भी लोक कलाएं हैं वो हमारी लोक कलाएं धर्म से जुड़ी हुई हैं। हमने किसी भी लोक कला को एज ए फैशन के रूप में शुरुआत नहीं की थी कि अच्छा लग रहा है दिखने में या घर को सजाने के लिए। तो इस तथ्य के साथ हम आते हैं कि जो जितनी भी लोक कलाएं हैं, चाहे मधुबनी हो, ऐपन हो, फड़ हो या अन्य लोक कलाएं हो, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ी हुई थी। इसीलिए हमारी आस्था और विश्वास हमारा उन लोक कलाओं के साथ में जुड़ जाता है। देखिए, इसके ऐतिहासिक तथ्य में जो सबसे पहला एक पॉइंट निकल के आया है वह है 1934 ईस्वी में विलियम जी आर्चर बिहार में आए, भूकंप की क्षति का विश्लेषण करने पहुंचे, जहां उनकी नज़र मधुबनी चित्रों पर भी पड़ी। उन्होंने इस चित्रकला पर लेख भी लिखे, जिसे मधुबनी चित्रकला के प्रारंभिक दस्तावेजों में एक माना जाता है। देखिए, यहाँ पर 1934 में बिहार में एक ज़बरदस्त भूकंप आया था, और जहाँ पर अंग्रेज अधिकारी विलियम जी आर्चर को इस क्षति का विश्लेषण करने के लिए, एक सर्वे करने के लिए भेजा गया था। और जब वे बिहार के इन इलाकों में आए जहाँ पर उन्होंने कुछ झोपड़ियों पर जो है उनकी दीवारों पर मधुबनी चित्रों को देखा, तो वे इन चित्रों से काफ़ी प्रभावित हुए, और उसके बाद उन्होंने इस पर लेख भी लिखा था, जिसे मधुबनी चित्रकला के प्रारंभिक दस्तावेजों में से एक माना जाता है। और उसके बाद ये जो कला थी ये काफ़ी वैश्विक पटल पर भी आ गई थी। मधुबनी भित्ति चित्रकला से कागज़ या कपड़े पर कैसे बननी आरंभ हुई, इसके संदर्भ में भी एक कहानी है। हमने आपको पहले बताया कि जो मधुबनी लोक कला है ये भित्ति चित्रकला थी, यानी कि दीवार पर बनाई जाने वाली कला थी। अब यह कागज़ और कपड़े पर भी बनाई जाती है। तो इसका आरंभ क्यों हुआ, इसके संदर्भ में भी एक जो है फैक्ट आपको बताया जाता है।
1960 ईस्वी में इस क्षेत्र में अकाल पड़ा था और तत्कालीन केंद्र सरकार ने यहाँ के निवासियों की सहायता के लिए एक दल भेजा। अब देखिए 1934 में जब विलियम जी आर्चर गए थे तो वहाँ पर भूकंप आया था। अब देखिए 1960 में इस क्षेत्र में जब अकाल पड़ा तो तत्कालीन केंद्र सरकार ने यहाँ के निवासियों की सहायता के लिए एक जो है दल को भेजा और इस दल में भास्कर कुलकर्णी भी थे, जिन्होंने प्रत्येक घर की दीवार पर मधुबनी चित्रों को देखा जो उत्कृष्ट श्रेणी के थे। उन्होंने यहाँ के लोगों को इसे कागज़ पर बनाने के लिए उत्साहित किया और कागज़ आदि सामग्री का प्रबंध भी करवाया। अब जो दल वहाँ पर भूकंप की क्षति के लिए सर्वे करने को गया था, उस दल में एक भास्कर कुलकर्णी जी भी थे। उन्होंने भी विलियम जी आर्चर की तरह वहाँ के घरों पर मधुबनी चित्रों को देखा जो कि काफ़ी उत्कृष्ट श्रेणी के बने हुए थे। तो उन्होंने यहाँ के लोगों को कहा कि भाई ये देखो, अगर आप इसको सिर्फ दीवारों पर ही बनाते रहोगे तो इस कला का जो है प्रचार प्रसार नहीं होगा। अगर आप इसे कागज़ पर बनाएंगे तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव भी होगा और लोग जो इनको देखना चाहते हैं वो या उनको अपने घरों में लगाना चाहते हैं तो उनको भी ये सुविधाजनक रूप से उपलब्ध हो जाएगा। वहाँ पर बने चित्रों को जब इन्होंने कागज़ पर बनवाया वहाँ के कुछ कलाकारों से, उसके बाद ये इन चित्रों को लेकर के दिल्ली जाते हैं और वहाँ पर एक प्रदर्शनी आयोजित करवाते हैं। इस शैली के उन्नयन में कमला देवी चट्टोपाध्याय, प्रफुल्ल जयकर एवं उपेंद्र महारथी का विशेष योगदान रहा। अब जो कुलकर्णी जी थे उन्होंने जब वहाँ पर कागज़ और अन्य सामग्री वहाँ के चित्रकारों को उपलब्ध करवाई तो उन्होंने जो सैंपल बनवाए वहाँ पर उनको भी दिल्ली ले जाते हैं और उसके बाद में वहाँ पर एक एग्जीबिशन करवाते हैं और तब लोगों को जो है मधुबनी चित्रों के बारे में ज़्यादा पता लगता है और उनके विषय वस्तु के बारे में भी उनकी समझ विकसित होती है। इस शैली को जो है फैलाने में या प्रचार प्रसार करने में कमला देवी चट्टोपाध्याय, प्रफुल्ल जयकर एवं उपेंद्र महारथी का विशेष योगदान रहा है। तो ये नाम भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि कई बार कोई नाम आपको दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनका किस लोक कला के साथ में संबंध रहा है। इस प्रदर्शनी के बाद अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड ने आजीविका के रूप में मधुबनी का विकास किया। अब जब ये प्रदर्शनी आयोजित हुई तो उसके बाद जो अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड है यानी ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड था, उन्होंने भी इन प्रदर्शनियों को देखा और उनके मस्तिष्क में एक ख्याल आया कि जब ये जो चित्रकार हैं काफ़ी गरीब श्रेणी के चित्रकार हैं, इनकी आजीविका का अन्य साधन नहीं है, तो क्यों ना इनको इन्हीं की जो लोक कला है इनके चित्रों को बनाने का बढ़ावा दिया जाए और इनको एक आजीविका के रूप में मधुबनी जो चित्रकला है उसका विकास किया जाए। तो ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड ने यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कलात्मक तथ्यों की बात करें अगर तो मधुबनी चित्रों को मांगलिक अवसरों पर और शुभ अवसरों पर बनाए जाने वाली ये कला है। यानी कि आपने देखा होगा कि जितनी भी हमारे यहाँ लोक कलाएँ हैं वो मांगलिक अवसरों और शुभ अवसरों पर ही बनाई जाती हैं। मधुबनी में धार्मिक विषय होते हैं। अब वो कौन कौन से विषय हैं देखिए, शिव विवाह है, राम विवाह, गौरी पूजन, सीता पुष्प वाटिका, माँ काली, गणेश जी, कृष्ण लीला और अन्य जितने भी हमारे धार्मिक प्रसंग आते हैं, चाहे वो रामायण के हों, महाभारत के हों या फिर पुराणों में हों वर्णित घटनाएं, उन सभी घटनाओं को यहाँ पर मधुबनी में चित्रित किया जाता है। मधुबनी को बनाने का कार्य पहले महिलाएं ही करती थी, परंतु आय का वैकल्पिक स्रोत बन जाने के कारण अब पुरुष व बच्चे भी मधुबनी चित्र बनाने लग गए हैं। जैसे कि हमने आपको बताया भी था पहले कि शुरुआत में जो मधुबनी लोक कला थी इसको महिलाएं ही बनाती थी, क्योंकि घरों पर भी जो दीवारों पर भित्ति चित्र बनाए जाते थे वो महिलाएं ही बनाती थी। लेकिन जैसे जैसे मधुबनी पेंटिंग का डेवलपमेंट होता गया, मधुबनी पेंटिंगों को लोगों ने खरीदना शुरू किया, तो महिलाओं के साथ साथ वहाँ की जो पुरुष और बच्चे थे उन्होंने भी मधुबनी चित्रों को बनाने का कार्य शुरू कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मधुबनी की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं, ब्राह्मण शैली, कायस्थ शैली, हरिजन शैली। और इन 3 शैलियों की जो 5 उपशैलियाँ हैं वो हैं भरनी शैली, कचनी शैली, गोदना शैली और तांत्रिक शैली और बाल शैली। ठीक है, तो ये 5 शैलियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम इन शैलियों के बारे में विस्तार से जानेंगे कि भरनी शैली, कचनी शैली, गोदना शैली, तांत्रिक शैली और बाल शैली में किस प्रकार के चित्रों का निर्माण किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर भरनी शैली,
काले रंग से रेखांकन व चटक रंगों का प्रयोग इस शैली में किया जाता है और ज्यामितीय आकारों को इसमें बनाया जाता है। तो जो चित्र आप देख रहे होंगे बगल में, ये काले रंग के रेखांकन व चटक रंगों का प्रयोग इसमें किया गया है। तो भरनी शैली में आप काले रंग का प्रयोग देखेंगे। कचनी शैली जो है उसमें काली व लाल रंग से रेखांकन किया जाता है और संपूर्ण चित्र को रेखाओं द्वारा भरा जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कुछ पशुओं, इसमें हाथी और पक्षियों के चित्रण भी दिखाए गए हैं। तो ये काली और लाल रंग से ही इनको दर्शाया गया है। तो ये कचनी शैली का जो है मुख्य गुण है। तीसरी शैली है गोदना शैली। यह काले रंग से किया जाता है। इसमें गोदना में प्रयुक्त होने वाले चिन्हों को बनाया जाता है। इसमें राजा शैलेश की पौराणिक कथाओं को चित्रित किया जाता है। अब ये राजा शैलेश कौन है? तो जिस तरीके से फड़ में पाबूजी, देवनारायण जी और रामदेव जी थे, उसी प्रकार से बिहार की लोक कलाओं में राजा शैलेश भी एक प्रमुख व्यक्तित्व हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो गोदना शैली है, इसमें राजा शैलेश की पौराणिक कथाओं को भी चित्रित किया जाता है। तांत्रिक शैली की बात करें तो इसको तंत्र विद्या जानने वाले सिद्धहस्त ब्राह्मण बनाते हैं। इस शैली में 4 महादेवियों, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महादुर्गा के चित्र बनाए जाते हैं। इन्हें अनुष्ठान हेतु निर्मित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जब भी पूजा पाठ से संबंधित मधुबनी शैली का प्रयोग किया जाता है तो उसमें तांत्रिक शैली के चित्रों का प्रयोग किया जाता है और इसको जो बनाने वाले होते हैं वे ब्राह्मण होते हैं। और इसमें 4 देवियाँ काली, लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा के चित्र प्रमुख रूप से बनाए जाते हैं। 5वीं शैली है बाल शैली। इसे बच्चों द्वारा बनाया जाता है। पशु पक्षी, सूर्य, चंद्रमा, फूल, पत्तियों आदि का अंकन किया जाता है। क्योंकि बच्चों के द्वारा बनाया जाता है तो ये काफ़ी सरल होती हैं बच्चों के लिए और दिखने में भी काफ़ी आकर्षक होती हैं। इनमें ज़्यादा जो है आकृतियों को नहीं बनाया जाता। मधुबनी चित्रकला की अगर हम सामग्री की बात करें तो देखिए रंग को देखते हैं। सबसे पहले मधुबनी चित्रकला प्राकृतिक रंगों से की जाती है। इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले रंग आमतौर पर चावल के पाउडर, हल्दी, चंदन, पराग, गाय का गोबर, मिट्टी और अन्य प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं। काले रंग के लिए दीपक की काली का प्रयोग किया जाता है। अब हमने देखा है कि जितनी भी लोक कलाएं हैं उनका सबसे विशिष्ट गुण जो होता है वो जो रंग इस्तेमाल किए जाते हैं वह प्राकृतिक रंग होते हैं। इनके लिए कहीं पर केमिकल रंगों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो भी प्रकृति से प्रदत्त जितनी भी जड़ी बूटियां हैं या जितने भी इस तरीके से इस्तेमाल होने वाले जो खाद्यान्न हैं उनसे जो रंग बनाए जाते हैं उन्हीं का प्रयोग जो है लोक कलाओं में किया जाता है। और लोक कलाओं में इनका प्रयोग इसलिए भी किया जाता था क्योंकि जैसे अगर हम ऐपण की बात करें या हम रंगोली की बात करें तो पहले उनको प्राकृतिक रंगों से ही बनाया जाता था या खाद्यान्न से, जैसे हल्दी से, चावल से, आटे से बनाया जाता था। तो वो इसलिए भी बनाया जाता था कि जब ये भूमि पर इनका प्रयोग किया जाता था उसके बाद इनको जो जीव जंतु होते थे या जो कीट पतंगे होते थे वो इनका जो है भक्षण करते थे। तो एक किस्म से आपका डबल काम हो जाता था। इसमें आपकी अनुष्ठानिक क्रिया भी पूर्ण हो जाती थी और प्रकृति में जो छोटे जीव हैं उनका भी ये आहार बन जाते थे। इसलिए जितनी भी लोक कलाएं उनमें जो भी प्रयुक्त होने वाले रंग होते थे वे प्राकृतिक होते थे। अगर हम यहाँ पर ब्रश की बात करें, तुलिका की बात करें तो मधुबनी चित्रकला बनाने के लिए पतली टहनी, माचिस की तीलियाँ, अंगुलियाँ और परंपरागत वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। हालांकि अब जैसे जैसे इसका व्यवसायीकरण हो रहा है तो रंगों में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर केमिकल वाले रंग या टेम्परा या एक्रिलिक रंगों का प्रयोग चित्रकार करने लगे हैं। और ब्रश के रूप में भी जितने भी ब्रश हम इस्तेमाल करते हैं ड्राइंग एंड पेंटिंग में उनका इस्तेमाल भी लोग यहाँ पर करने लगे हैं। लेकिन जो परंपरागत रूप से आज भी मधुबनी चित्र बनाते हैं वे पतली टहनी, माचिस की तीलियाँ, बांस की खपच्ची और उंगलियों का सहारा रंग करने के लिए करते हैं। अब देखिए मधुबनी चित्रों के बारे में अगर हम रोचक तथ्यों की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर तथ्य यह है 1982 में जापान के टोकोमाची में
मिथिला संग्रहालय की स्थापना की गई, जिसमें विभिन्न विषयों व शैलियों की मधुबनी चित्रों को संग्रहित करके रखा गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है और मधुबनी चित्रकला के लिए काफ़ी गर्व का विषय भी है कि जापान के टोकोमाची स्थान पर मिथिला संग्रहालय की स्थापना की गई है और वहाँ पर मिथिला शैली से रिलेट करते हुए जितने भी चित्र होते हैं उनको यहाँ पर कलेक्शन करके रखा गया है। तो ये भारत के लिए भी बड़ा गर्व की बात है कि हमारी जो लोक कला है वो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी काफ़ी प्रसिद्ध है। 2007 में मिथिला चित्रकला को प्रमाणित करने के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसे कहा जाता है, जिससे केवल मिथिला क्षेत्र के कलाकारों द्वारा कानूनी रूप से इसका विपणन किया जाता है। इससे जहां नकली मधुबनी चित्रकला को रोका गया वहीं स्थानीय समुदाय को आर्थिक लाभ भी मिल रहा है। यानी कि आपने देखा भी होगा कि जब कोई चीज़ काफ़ी प्रसिद्ध हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसकी जो है नकल बनाई जाने लग जाती है, उसकी कॉपी जो है बनाई जाने लगती है। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए मधुबनी चित्रकला को 2007 में भारत सरकार ने जीआई टैग प्रदान किया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इसके द्वारा क्या होता है कि जब भी किसी पेंटिंग को खरीदा जाता है तो उसमें एक विशेष प्रकार का टैग लगा होता है, जिससे कि आपको ये पता चल जाता है कि ये जो पेंटिंग है वाकई में मधुबनी क्षेत्र की बनी हुई पेंटिंग है, ओरिजिनल पेंटिंग है और प्रमाणिक चित्रकारों के द्वारा ही इसको बनाया गया है, जिससे जो मिथिला के कलाकार हैं वे कानूनी रूप से इसका विपणन यानी कि इसकी बिक्री करने के लिए जो है अधिकृत हो जाते हैं। जहां इससे नकली मधुबनी चित्रकला को रोका गया वहीं स्थानीय समुदाय को आर्थिक लाभ भी इससे मिलता है। अगर नकली पेंटिंगें बिकने लगेंगी तो जो लोग इसका कार्य करते हैं कहीं ना कहीं उनको भी आर्थिक रूप से हानि होगी। तो जीआई टैग प्रदान करने से मिथिला के जो चित्रकार हैं उनको काफ़ी आर्थिक रूप से फ़ायदा हुआ है और जो भी आर्ट लवर हैं जो ओरिजिनल पेंटिंग्स को खरीदने के इच्छुक होते हैं कहीं ना कहीं उनको भी इससे लाभ हुआ है कि वे अब ऑथेंटिक पेंटिंग ही खरीद रहे हैं। वर्ष 2000 में भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा मधुबनी पर 3 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये मूल्य के डाक टिकट जारी किए गए थे। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि पूछा जा सकता है आपसे कि किन लोक कलाओं पर अभी तक डाक टिकट जारी किए गए हैं और वहाँ पर लोक कलाओं के नाम लिखे हो सकते हैं। तो मैंने आपको कल के अंक में भी बताया था कि फड़ जो लोक कला है उस पर भी डाक टिकट जारी किया गया है और मधुबनी के चित्रों पर भी डाक टिकट जारी किया गया है। तो इस फैक्ट को आप जरूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं पद्मश्री प्राप्त मधुबनी के प्रसिद्ध चित्रकारों की। कई बार ये नाम पूछ लिया जाता है कि चित्रकार का नाम दिया होगा और बताया गया होगा कि इन्हें पद्मश्री मिला है और पूछ लिया जाएगा आपसे कि इनको कौन सी लोक कला के लिए पुरस्कार मिला है, या फिर लोक कला का नाम दिया गया होगा और 4 चित्रकारों के नाम दिए गए होंगे और उनसे पूछा होगा कि इनमें से कौन सा पद्मश्री प्राप्त चित्रकार है जिन्हें मधुबनी पेंटिंग के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, एक सूची है हमारे पास। देखिए, सबसे पहला जो नाम है वह है जगदम्बा देवी। इन्हें 1975 में पद्मश्री मिला था। उसके बाद सीता देवी 1981 में, गंगा देवी 1984 में, महासुंदरी देवी 2011 में, बौआ देवी 2017 में, गोदावरी देवी 2019 में, दुलारी देवी 2021 में, सुभद्रा देवी 2023 में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है चित्रकारों के जिन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ है और मधुबनी के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। तो आज के अंक का हमारा प्रश्न है, मिथिला संग्रहालय किस देश में है? और विकल्प है भारत, नेपाल, चीन और जापान। तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट करके देना होगा और ये इसी एपिसोड में छुपा हुआ प्रश्न है। पिछले अंक का हमारा प्रश्न था, फड़ चित्र बनाने वाले चित्रकारों को क्या कहा जाता है? और आपको विकल्प दिए गए थे भोपा, उस्ताद, मुहस्सविर और चतारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है चतारा। और इस प्रश्न का सही जवाब और सबसे पहले जवाब दिया धर्मेंद्र कुमार जी ने, नृपेंद्र कश्यप, पूनम द्विवेदी जी, मोहित गंगवाल, हेमा धवले, गुरपाल धीमान और मंगल गेमर जी ने।
तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने सबसे पहले सबसे सही जवाब दिया। आपको आज का अंक कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप तैयारी कर रही हैं एलटी या प्रवक्ता की तो आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।